Hello friends, welcome to EduHeart. Today we are going to discuss about how to control inflation. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक्स होती है, वेरियस मीजर्स अप्लाई करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसा कि देखते हैं कि लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होना या कम होना, ठीक है, यानी कि पैसे हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा है या मार्केट में नहीं होंगे, ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो अगर हम देखें तो पहला या तो हम वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर दें, ठीक है। किसी भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेनली आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, तो उसको वहां से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही हो, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए। अगर पीडीएस सिस्टम वहां का सही नहीं है तो उसको सही किया जाए, ठीक है। पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जैसे चावल, गेहूं, जो मतलब कि बेसिक नेसेसिटी का सामान जो बिकता है उसमें कोई लीकेज ना हो, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए। या तो ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कोई खामी हो उसे कंट्रोल किया जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कोई खामी का मतलब है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई भी अनाज है, ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी साल, इस साल क्या हुआ कि उसका प्रोडक्शन बहुत कम आया, ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है, और उस जो अनाज का कंजप्शन उस देश में बहुत ज्यादा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, तो ये खामी हुई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी की, ठीक है। तो उसको सुधारते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इन सब चीजों को क्या करता है, सुधारता है। दूसरी चीज क्या हुई कि कुछ फिजिकल मीजर्स होते हैं जो हमारा क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्या लेगा? पहला कुछ चीजें होती है जैसे टैक्स में कुछ चेंजेस करता है इन्फ्लेशन के दौरान, ठीक है। देखिए, कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी अच्छी इकोनॉमी है, ठीक है, तो क्या है उसमें जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो में डायरेक्ट टैक्स का रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो क्या है, जैसे कोई भी सामान जो है, छोटा मोटा सामान जो आप खरीदे जाते हैं, तो उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो अगर वो कम रहेगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, अगर बढ़ती है तो उससे क्या है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या होगा, वो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो कभी भी देखिए, किसी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डायरेक्ट टैक्स का बढ़ना ज्यादा जरूरी है और इनडायरेक्ट टैक्स को कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर देखिए किसी भी प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, इसका अगर कोई कुछ फैक्टर्ड कॉस्ट होगा, यानी कि मतलब प्रोडक्शन लेवल पे, मतलब कि जितना पैसे में बना होगा वो क्या कहेंगे, उसका फैक्टर्ड कॉस्ट कहेंगे उसका, ठीक है। जैसे ये 10 रुपए बनने में इसमें कितना पैसा लगा, 10 रुपए लगा, ठीक है। इसमें इसका रॉ मटेरियल, ठीक है, इसमें मजदूरी जुड़ गई, ठीक है, ये सब सारी चीज जुड़ के ये क्या हो गई, इसका फैक्टर कॉस्ट हुआ। लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जाता है तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है। तो मान लीजिए क्या है, 10 रुपए फैक्टर कॉस्ट है, ठीक, और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया, कितना हुआ, 12 रुपए हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सब्सिडी भी दे देती है, मान लीजिए 1 रुपए की सब्सिडी दे देती है, तो उसको क्या माइनस कर देते हैं, तो 12 माइनस 1 क्या होता है, 11 रुपए, यानी कि अब इस पेन की कीमत कितनी हो गई है, 11 रुपए हो गई है। ये इसकी प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, घटाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। घटाने से ये होता है कि उसका क्या मतलब कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया तो क्या होगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया तो लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स लेवल पे क्या होता है, कुछ सुधार किए जाते हैं जो गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्या करेगी उसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या घटाएगी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो हमें कुछ ज्यादा मतलब कि आउटकम्स नहीं देते हैं, सिर्फ खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे सरकारी नौकरी में जो मतलब कि जो सैलरीज वगैरह देते हैं, पेंशन में जो खर्चा है,
ठीक है, नौकरियों में जो खर्चे आते हैं, ठीक है, ये सब चीजें में क्या होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, ये घटाएगी। और तीसरी चीज क्या करती है, पब्लिक बारोइंग करती है, ठीक है, पब्लिक बारोइंग क्या करती है, सरकार करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फिजिकल मीजर्स में। तीसरी चीज होती है आरबीआई, ठीक है, किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, वो क्या करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, कुछ जो क्वांटिटेटिव मेजर्स का यूज करती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्यों करती है, क्योंकि उसको मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना रहता है या तो घटाना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगी, जैसे क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है, इसमें चेंजेस करती है। बेसिकली क्या होता है कि मेनली क्या अगर मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बैंक जो लोन दे रही है, लोन दे रही है वो क्या कम इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, तभी लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मनी सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसको इन्फ्यूज मतलब कि उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को क्या करती है, बढ़ाती है, ताकि मार्केट में जो मनी है उसको क्या करे, सक कर सके, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें मेजर्स होती है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी जो हमारी आरबीआई यूज करती है, हम उसे पढ़ेंगे। उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या हुआ, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट एटसेट्रा, ओके। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म जानना जरूरी है बैंक्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि लायबिलिटी क्या होती है बैंक की, ठीक है। तो जो मनी पब्लिक बैंक में जमा करती है वो क्या कहलाती है, एक बैंक की लायबिलिटी कहलाती है, यानी उनपे बैंक पे एक लायबिलिटी होती है जो जो मनी पब्लिक बैंक में जमा करती है, ठीक है। और बैंक जो लोन देती है लोगों को, पब्लिक को, तो वो क्या कहलाता है, वो बैंक का एसेट्स होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या होता है, टोटली डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ बैंक, ठीक है। लायबिलिटी को दो तरीकों से डिवाइड किया गया है। एक होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, एक फिक्स्ड मेच्योरिटी के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे को बैंक से निकालते हैं, ठीक है। हम उस पैसे को बीच में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जब वो मेच्योर हो जाएगा तभी हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी पूरा होने पे। जैसे कि क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसे कि कुछ इंस्टॉलमेंट होता है, महीने का इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है, देते रहते हैं, लेकिन जो पैसे निकलते हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ही क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट में एक मेच्योरिटी होती है। डिमांड डिपॉजिट में लेकिन ऐसी बाधा नहीं होती है, इस पैसे को हम कभी भी निकाल सकते हैं बैंक से, ठीक है। जैसे कि क्या होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट जनरली क्या होती है, वो बिजनेसमैन्स वगैरह इस तरह का अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, डेली ट्रांजैक्शन अगर की जरूरत होती है, डेली ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, और किसको डेली ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो बिजनेसमैन्स हुए, ट्रेडर्स हुए, उनको जरूरत पड़ती है, तो करंट अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि जैसे उसमें कुछ जो करंट अकाउंट जो खुलता है वो सेविंग अकाउंट से कुछ हायर रेट पे खुलता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट में बैंक जो होती है वो इंटरेस्ट नहीं देती है, जबकि इसमें सेविंग अकाउंट में क्या होता है, बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में जैसे कि एक जैसे कि बार बार हम नहीं निकाल सकते हैं पैसे को, कुछ लिमिट होती है उसमें सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, कासा कहलाते हैं, CASA, कासा, ठीक है। करंट अकाउंट, डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट। अच्छा, और ये दोनों मिलके क्या कहलाती है, नेट लायबिलिटी ऑफ द बैंक कहलाती है। ये क्या होती है,
टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, नेट लायबिलिटी ऑफ ए बैंक होती है। ठीक है, ये चीज समझना, समझ गए। तो अब हम आगे के लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, तो आगे के लेक्चर में हम बैंकिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, CRR SLR, ठीक है, तो एक एक करके हम उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।